इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, चंदन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरपी सरगाई आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे आज के धुआंधार सेशन को। गोइंग टू टेक वन मोर वंडरफुल सेशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। कुछ शिक्षण कौशल दोस्तों, कुछ हल्का सा सुपर टीटी का भी एलिमेंट रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड। थोड़ा लेट हो गया हूँ। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित नहीं, नियमित होना चाहिए दोस्तों। नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? फ्रायड का है, मैस्लो का है, मैकडोगल का है या गुटका का है दोस्तों? आई इसको आई शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक यूपीटीटी का एक क्वेश्चन है ही दोस्तों, पर यह एक बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा। एसटीटी जीवन कौशल का, किसका? एसटीटी जीवन कौशल का। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों एसटीटी जीवन कौशल का। और हम सभी जानते हैं गाइज, हु इज द मैन दैट गिव दिस डेफिनेशन। तो वह बंदा जिसने इस डेफिनेशन को दिया, हम सभी जानते हैं वो कौन है। एंड दैट मैन इज, यस दैट्स वेरी ट्रू, वी आर गेटिंग द राइट आंसर, यस। तो दोस्तों कुछ लोगों ने उत्तर सी दिया है, रॉन्ग। यह बहुत ही फेमस परिभाषा है दोस्तों, और यह दिया है किसे? C.H. गुड ने। बहुत ही फेमस परिभाषा है। क्या? अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की क्या है दोस्तों? प्रक्रिया है। मतलब किसी कार्य को, देखिएगा कितनी सटीक डेफिनेशन है। किसी कार्य को आप लालच में प्रारंभ कर सकते हो, कुछ दिन जारी रख सकते हो, पर आप उसे सदा के लिए अपने व्यवहार का हिस्सा बना लो। यह तो तभी पॉसिबल है जब आप खुद उसको करने के लिए क्या हो? प्रेरित हो। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, C.H. गुड। यस, गुड इज द राइट आंसर। इसको आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा। देखिए गाइज, एक बार फिर से एक मजेदार क्वेश्चन। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है दोस्तों? जहां जहां विचारक लिखवाए हैं सब जगहों पे लिखवाया है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु, राजा राम मोहन राय। यस आई। दोस्तों शिक्षा की कुछ डेफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हम एक दो को दोस्तों ले रहे हैं आज। और आइए एक बार देखते हैं। आइए देखते हैं। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु, राजा राम मोहन राय। देखिए दोस्तों, दो परिभाषाएं जो एजुकेशन की आपको याद करनी चाहिए, और दोस्तों लिखवाया है सब जगह पे। स्वामी विवेकानंद की परिभाषा क्या कहती है? शिक्षा पर देखेंगे, शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। पूर्णता का विकास है। अगर हम देखें दोस्तों, ये प्रकृतिवादी टाइप की डेफिनेशन है। क्या उन्होंने कहा? व्यक्ति में जो पूर्णता पहले से ही मौजूद है, उसको बाहर निकालना, उसको प्रकट करना, उसकी अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा है दोस्तों? यह कहा है किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और गाइज ऑफ कोर्स यह अरस्तु का कथन है। आप में से काफी लोगों ने अब तक उत्तर भी दे दिया गाइज, बिल्कुल सही। अरस्तु ने कहा है, आपने सुना होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और एग्जैक्ट यही चीज उनकी शिक्षा की डेफिनेशन भी है। उन्होंने कहा शिक्षा का कार्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करना? विकास करना। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी C फॉर चेन्नई। आइए आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, खुला विश्वविद्यालय, जो दोस्तों ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन होती है, वो शिक्षा का कौन सा रूप होती है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा? ये दोस्तों देखते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज में कौन सी शिक्षा दी जाती है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा? एक बार देखते हैं दोस्तों। तो गाइज जैसा आपको कई बार बताया भी है दोस्तों, जब मैंने शिक्षण पढ़ाया था, तो आप जानते हैं मैंने बोला है शिक्षा के दोस्तों 3 रूप हैं, जैसा आप देख सकते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। यस, तो गाइज थोड़ा सा जान लेंगे। जहां पे समय, पाठ्यक्रम, स्थान, ये कम से कम 3 निश्चित हो। जहां पे समय, पाठ्यक्रम, स्थान कम से कम ये 3 निश्चित हो, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं दोस्तों। कैसी शिक्षा कहते हैं? औपचारिक। जहां पर ये निश्चित ना हो, जैसे दोस्तों स्कूल, क्या स्कूल, कोचिंग, ये सब क्या देते हैं दोस्तों? ये सब औपचारिक शिक्षा देते हैं। जैसे मुझे ही ले लीजिए, मेरा एक टाइम है लाइव होने का। अब मैं थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ी अतुल सर की साइंस लेके पढ़ाने आऊंगा, जब मुझको खुद भी एक अच्छा साइंस नहीं आता दोस्तों। मेरा सब्जेक्ट निश्चित है, समय निश्चित है, स्थान है कि मैं चंद्रन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा। यह औपचारिक शिक्षण है दोस्तों। अगला
नेक्स्ट अनौपचारिक दोस्तों, जिसमें तीनों निश्चित ना हो, कोई विषय ना हो, कोई समय ना हो, जैसे दोस्तों परिवार द्वारा मिलने वाली सीख, मित्रों द्वारा, समाज द्वारा चलने वाली सतत शिक्षा, यह अनौपचारिक शिक्षा का रूप है गाइस। पर दोनों का मिश्रण, जहां पर कुछ चीजें फिक्स हो, कुछ चीजें फिक्स ना हो, उसे निरौपचारिक कहते हैं दोस्तों। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा ऊपर के दोनों का मिश्रण, क्या कि कुछ चीजें फिक्स होती है। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, आप डिस्टेंस लर्निंग से मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है। पाठ्यक्रम में थोड़ी कि नहीं भाई आप खुला पत्राचार माध्यम से बीए कर रहे हो तो क्या पाठ्यक्रम आप खुद थोड़ी बनाओगे। पाठ्यक्रम पहले से ही दोस्तों निश्चित होता है सिर्फ, लेकिन हाँ पढ़ने के घंटे निश्चित नहीं होते। टीचर के पढ़ाने का टाइम कई बार तो टीचर होता भी नहीं, इसलिए ऐसी शिक्षा को हम क्या बोलेंगे, इसे हम निरौपचारिक बोलेंगे। इज द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मदरसा का संबंध किससे था गाइज, एक बार देखेंगे। मदरसा का संबंध किससे था, धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। दोस्तों आई यस, इसको मदरसे का संबंध किससे था, ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा। आइए देखते हैं। यस, इसको आइए। तो दोस्तों जैसा आप जानते थे, मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, मकतब और दूसरा कहलाता था क्या, मदरसा। दोस्तों मकतब शब्द और मदरसा शब्द निकले हैं अरबी भाषा से। किस भाषा से निकले हैं, अरबी भाषा से निकले हैं। मकतब निकला है कुतुब से, किससे, कुतुब से। और दोस्तों कुतुब और आपका मदरसा निकला है दरस शब्द से। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कुतुब का अर्थ है पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना। मतलब दोस्तों यह हम निम्न स्तर पे सीखते हैं। भाई पढ़ने लिखने की शुरुआत किस स्तर पे होती है, निम्न स्तर पे होती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। जबकि दोस्तों दरस शब्द का अर्थ होता है भाषण देना। दरस शब्द का अर्थ क्या होता है, भाषण देना। और दोस्तों भाषण देना निम्न स्तर पर नहीं वैध माना जाता, भाषण देना उच्च स्तर पर। इसलिए गाइस आप कह सकते हैं कि मदरसे जो मुस्लिम कालीन शिक्षा में बनाए गए थे वो केंद्र थे किसके, उच्च शिक्षा के। गाइस किसके केंद्र थे, उच्च शिक्षा के। चलिए एक बार देखते हैं। यस आई इसको ओके। क्वेश्चन नंबर 5, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था, अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। मदरसों में दोस्तों किसके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, अरबी भाषा के माध्यम से, उर्दू भाषा के माध्यम से, फारसी भाषा के माध्यम से या फिर संस्कृत भाषा के माध्यम से। चलिए दोस्तों एक बार देखेंगे। यस ओके, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था गाइज, इसको यस, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था गाइज। तो जैसा मैंने आपको खुद बताया कि मदरसों, देखिए गाइज जैसे नहीं था, फारसी भी शिक्षा का माध्यम थी और दोस्तों सबसे पॉपुलर माध्यम अरबी भाषा का था। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था गाइज, अरबी भाषा थी। एक बार चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है, शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। दोस्तों एक बार देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों एक बार देखते हैं, रट्टा मारने वाले, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है गाइज। तो शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि माध्यमिक जो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसका गठन दोस्तों 1952-53 के दौरान किया गया, इसके दोस्तों जो आप जानते ही हैं, आपके उत्तर भी आने शुरू हो गए दोस्तों। इससे गाइज इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर दोस्तों उस समय मद्रास विश्वविद्यालय, कौन से, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे दोस्तों, जिन्हें इसका अध्यक्ष, इसलिए दोस्तों इसे कुछ लोग मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे गाइस, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है गाइज, ब्रिटेन, भारत, यूरोप, अमेरिका।
प्रयोजनवाद दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं, प्रयोजनवाद दोस्तों पूरी तरह से यूटिलिटेरियनिज्म पे आधारित है। और हम सभी जानते हैं प्रयोजनवाद का बेसिक अर्थ दोस्तों क्या है। प्रयोजनवाद का जो मुख्य अर्थ है वो ये है गाइज कि किसी वस्तु की कीमत उसके प्रयोग पर निर्भर करती गाइज। मतलब दोस्तों सिंपल सा गांव में कहावत है दोस्तों कि आदमी का चाम नहीं, आदमी का काम प्यारा होना चाहिए। मतलब आप कितने हैंडसम देखते हैं यह नहीं मायने रखता, आपके अंदर कितने गुण हैं दोस्तों यह मायने रखता है। तो प्रयोजनवाद जो कहता है सीधा कि शिक्षा का मूल्य उसकी लंबी चौड़ी डिग्री पर नहीं बल्कि उसके प्रयोग पर आधारित होता है। आप 5 लाख की डिग्री लेके बैठे हैं, आपके पास काम नहीं है, आप सड़क पे फालतू घूम रहे हैं, और एक आदमी 5,000 की डिग्री लेकर 5,000 रुपए भी कमा रहा है तो आपसे बेहतर है। यह है प्रयोजनवादी। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज का दर्पण है, शिक्षा समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय समाज की लघु इकाई है। उन्होंने कहा असली जीवन से मुंह नहीं मोड़ सकती शिक्षा। और दोस्तों हम सभी जानते हैं इसके जनक माने जाते हैं महान जॉन डीवी। और मैंने आपको कई बार पढ़ाया दोस्तों जॉन डीवी, एंड ही वाज फ्रॉम अमेरिका दोस्तों। बहुत ही फेमस मजेदार क्वेश्चन था। इसको आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कम्युनिकेंट, कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म। कम्युनिकेशन शब्द संप्रेषण का जो इंग्लिश वर्जन है कम्युनिकेशन, इसकी उत्पत्ति दोस्तों किस शब्द से हुई है? कम्यून शब्द से, कम्युनिकेंट शब्द से, कम्युनिस्ट शब्द से, या कम्युनिज्म शब्द से? तो हम सभी जानते गाइज कि यह शब्द लैटिन भाषा से निकला है। कम्युनिकेशन शब्द जैसे दोस्तों अगर आप दोस्तों जानते ही हैं कि अगर हम 3 भाषाओं को ग्रीक, लैटिन और लास्ट में दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज, अगर इनके प्रभाव को दोस्तों हटा दें तो इंग्लिश में शायद कुछ गिने चुने शब्द ही बचेंगे गाइस, क्योंकि ज़्यादातर शब्द ग्रीक, फ्रेंच या लैटिन से आए हैं। खासकर ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज ने शायद सबसे ज़्यादा वर्ड दिए किसको? इंग्लिश को। और यह वर्ड आता है गाइस कम्युनिस्ट शब्द से। किससे? कम्युनिस्ट शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? कम्युनिकेशन शब्द की। तो यह एक मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस, अगला आइए। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पे आधारित है गाइज? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पे आधारित है? ऑप्शन ए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर गाइज। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किससे आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, या जीव मनोविज्ञान? आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीव विज्ञान पर। और हम सभी जानते हैं गाइज, सब जानते हैं, आप इसे रट चुके हो, इसको पहले भी कई बार ले चुका हूं। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पूर्ण आकृति। क्या? पूर्ण आकृति, जिसका मतलब है कि किसी समस्या को तभी सॉल्व किया जा सकता है, ध्यान सुनेंगे, किसी समस्या को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब हमें पूरी की पूरी समस्या मालूम हो। और यह कहलाता है कौन? पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरी कहानी बताइए, फिर छोटे छोटे भागों पर प्रश्न पूछिए। दोस्तों पहले देखिए, आप, मैं हमेशा बोलता हूं निचली कक्षाओं में साइंस को आप पढ़ के देखते होंगे, पहले पूरे मानव शरीर का अध्ययन कराया जाता है दोस्तों, फिर एक एक अंगों का, आंख की संरचना, कान की संरचना, त्वचा की संरचना, मस्तिष्क की संरचना। पहले डायरेक्ट नहीं बोलते कक्षा 2 में 5 में भाई चलो हम आज मानव के मस्तिष्क की संरचना पढ़ेंगे। पहले पूरा ह्यूमन बॉडी का पूर्ण दिखाया जाता है, फिर एक एक अंश का गहन अध्ययन कराया जाता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। इसको क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा में पंचपदी प्रणाली का निष्पादन किस विद्वान ने किया? अरस्तु ने, रूसो ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने। दोस्तों कई बार ले चुका हूं। शिक्षा में पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया है? यस, आई इसको शिक्षा में पंचपदी प्रणाली का निष्पादन या प्रतिपादन किस बंदे ने किया है? आई यस, आई शुरू करते हैं। शिक्षा में पंचपदी प्रणाली किसकी देन है गाइज? अरस्तु की, रूसो की, हर्बर्ट की, या प्लेटो की? तो हम सभी जानते गाइज पंचपदी प्रणाली, जिसे हम शिक्षण का आजकल एक नया नाम दिया है हमने, पॉल बिगी ने इसे शिक्षण का कौन सा स्तर माना है? स्मृति स्तर माना है गाइज। कैसा स्तर माना है? स्मृति स्तर माना है। और इसके प्रणेता हैं, आप पढ़ चुके हैं, सी फिचन इज द राइट आंसर, यस टू हर्बर्ट। और दोस्तों इसके 5 चरण हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, देख सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
तुलना शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं। सामान्यीकरण, दोस्तों लास्ट में है अनुप्रयोग, इट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। दोस्तों यह 5 चरण है स्मृति स्तर के, जिसे दिए हैं किसने? हर्बर्ट ने गाइज। किसने दिए हैं? हर्बर्ट ने दिए हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई, हर्बर्ट। और किसको? क्वेश्चन नंबर 12, सी मैट कहाँ स्थित है दोस्तों? सी मैट कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सी मैट कहाँ स्थित है? यस यस, चलिए दोस्तों एक बार आप उत्तर बताएंगे। दोस्तों आपको बता दूं, शायद आपने देखा भी होगा, सी मैट का फुल फॉर्म है दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। दोस्तों इसे कहते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। दोस्तों यह स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है गाइज? यह इलाहाबाद में स्थित है। और यह एक मजेदार क्वेश्चन था गाइज। यस, इसको आइए शुरू करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 13, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है गाइज? एक मजेदार क्वेश्चन। अवस्थाओं से बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? कोई नहीं गाइज। आइए देखते हैं बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है। गाइज हम सभी जानते हैं, इसको कई बार पढ़ा भी चुका हूं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है? लेट्स गो। यस, आइए तो आपको बता दें दोस्तों, बहिर्मुखी प्रवृत्ति हम जानते हैं दोस्तों, बालक, मैंने क्या बोला था आपको, कैसे पढ़ाया है कि शैशवावस्था में बालक जब दोस्तों रहता है तो मम्मी पापा, छोटा बच्चा है, घर से बाहर मत निकलने दो, अगर सड़क पे चला गया हम जान सूख जाती, नहीं पकड़ के लाओ, पकड़ लाओ, बच्चा कहाँ गया। और दोस्तों जैसी बाल्यावस्था में पहली कक्षा में स्कूल जाता है, आसपास की दुनिया देखता है, उसे लगता है यार पापा ने कुछ भी नहीं देखने दिया, यार बाहर की दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है। अब उसका घर पर नहीं मन लगता दोस्तों, और बाहर की दुनिया में, झूले में, समोसे वाले के यहाँ, तो उसका मन बाहर रहने का करता है। और इसी को दोस्तों हम बहिर्मुखी प्रवृत्ति कहते हैं। और यह होती है किसमें? बाल्यावस्था में। किसमें पाई जाती है गाइस? बाल्यावस्था में। सो द राइट आंसर इज बाल्यावस्था। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14, निरुद्देश्य। दोस्तों खूब अच्छे से पढ़ाया है, मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। बिना उद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, दोनों में? कोई नहीं गाइस। एक बार शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। यस, बिना उद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, दोनों? कोई नहीं। आइए, मजेदार क्वेश्चन दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन। गुड एंड वेरी वेरी वेल। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर बताकर थोड़ा गट्स दिखाएं गाइज। दोस्तों आपको बता दें, इसका उत्तर है क्या? कोई नहीं गाइज। इसका उत्तर है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको पढ़ा है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। दोस्तों मैंने नाम सहित लिखवाया है कि निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र कहा जाता है किसको? देखिए गाइस, सिंपल सी बात क्या है, बच्चा, छोटा बच्चा है दोस्तों, मतलब 6-7 साल का। मैंने आपको क्या बोला था, ये पहली बार घर से बाहर गया दोस्तों। अगर इसको आप माघ मेले में छोड़ देंगे,
ये दोस्तों जाएगा मार्क मिले यार, दुकान में आप छोड़ दोस्तों लकड़ी वाले के सामने ये खड़ा होकर देख रहा है, ऐसे देख रहा है लकड़ी वाला, क्या देख रहे भाई, तो बोला बस ऐसे ही देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो। दोस्तों न तो लकड़ी का, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, न तो लकड़ी खरीदने गया है, न तो बेचने गया, न तो लकड़ी वो जो बना रहा है, बस उसको दोस्तों बाहर बस कहीं जैसे कोई चीज देख लेगा वहीं खड़ा होकर देखता रहेगा दोस्तों, बिना उद्देश्य भ्रमण करता रहता है बच्चा। इसलिए निरुद्देश्य एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। सो द राइट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। इसको क्वेश्चन नंबर 15, समलिंगी प्रेम कब विकसित होता है दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। एक बार फिर, समलिंगी प्रेम किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं गाइज। आइए देखते हैं समलिंगी प्रेम किस अवस्था की विशेषता है। आज दोस्तों कुछ अवस्थाओं से मजेदार क्वेश्चन। यस, समलिंगी प्रेम, यस, समलिंगी प्रेम किस अवस्था में विकसित होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। आई आई मजेदार दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रियल में मजेदार होते हैं। और यह वर्ड दोस्तों बेसिकली आता है किससे, महान सिगमंड फ्रायड से। उन्होंने दोस्तों 3 से 6 की उम्र, 3 से 6 वर्ष दोस्तों, यह उनकी व्यक्तित्व की अवस्था से आता है। 3 से 6 वर्ष को उन्होंने क्या कहा है, लिंगी अवस्था। क्या, लिंगी, फैलिक स्टेज, या उन्होंने कहा है लिंगी अवस्था। और इस अवस्था की विशेषता उन्होंने क्या बताया है, समलिंगी ऋचा। और दोस्तों मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, क्या, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और सब दोस्तों ये सारे लोग जानते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको एक और शब्द बताया था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बताया था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स, क्या कि बच्चा पिता से नफरत करता है, बच्ची माता से थोड़ा नफरत क्या, ईर्ष्या करती दोस्तों, इसलिए इसे समलिंगी ईर्ष्या कहा है। और उन्होंने दोस्तों अगली अवस्था को 6 से 12 को काम वासना की सुप्तावस्था कहा है। या 6 से 12 काम वासना की सुप्तावस्था है, जो हमारी बाल्यावस्था से मैच करती दोस्तों। अब क्या होता है, 6 से 12 क्योंकि काम वासना की सुप्तावस्था है, इसलिए बालक बालिकाओं के लैंगिक अंतर साफ हो जाते हैं। और बालको देखिएगा यहां पहले ध्यान लें, समलिंगी प्रेम शब्द से क्या अर्थ है, बालको, इसे सखी भाव और सखा भाव भी कहते हैं। बालको, बालक बालकों के साथ खेलने लगते हैं, बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलने लगती हैं, और बालक बालिकाओं का लिंग के आधार पर अलग अलग ग्रुप बनता है। बालकों के ग्रुप में बालक होंगे, बालिकाओं के ग्रुप में बालिकाएं होगी, इसलिए इसे हम सखी भाव और सखा भाव कहते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, एक बार देखेंगे। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। या किसने कहा है दोस्तों, रूसो ने, डीविन ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने। आइए शुरू करते हैं। मनुष्य क्या है दोस्तों, कि प्रकृति के स्वामी की ओर से तो हर वस्तु शुद्ध ही आती है, पर मानव का स्पर्श उसे दूषित कर देता है, खराब कर देता है। सब जगहों पे लिखवाया गाइस, मैं चाहूंगा आप इसका उत्तर दें। रूसो, ज्यूबी, प्लेटो, अरस्तु। आइए शुरू करते हैं। यस यस दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है क्या दोस्तों, बात चल रही है किसकी, प्रकृति की। और हल्का सा हिंट आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, यह आदमी कौन है, प्रकृतिवादी दोस्तों, प्लेटो। कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं सी। दोस्तों प्लेटो तो आदर्शवादी है, पहले जान ले दोस्तों। यहां पे अपन 3 विचारधारा को पढ़ रहे हैं। आदर्शवाद के जनक कौन है, प्लेटो। और प्रयोजनवाद, अभी आपने क्या देखा, प्रयोजनवाद के जनक है कौन, जॉन डीवी। जबकि रूसो समर्थक है किसके, प्रकृतिवाद के। किसके समर्थक है, शैक्षिक प्रकृतिवाद, शैक्षिक प्रकृतिवाद। उन्होंने क्या बोला कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है। स्कूल बदलते हैं, इनका पाठ्यक्रम बदल जाता है, पर प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, निरंतर है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। इसलिए वो क्या कह रहा है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेंज। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, पर वह हर जगह बंधन में जंजीरों से जकड़ा है। इसलिए दोस्तों उन्होंने प्रकृति को ही शिक्षक माना है। और क्या कोटेशन है दोस्तों, प्रकृतिवाद को चरम पे दिखाता है क्या, कि भैया प्रकृति के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहां से उसकी गोद से जो निकलता है, प्रकृति की गोद से शुद्ध ही होता है। पर मानव का विज्ञान, मानव का हस्तक्षेप,
प्रकृति की चीजों को दूषित कर देता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। दोस्तों आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों आइए देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 3 फरवरी 1880 में, 6 फरवरी 1890 में, 3 फरवरी 1882 में, 3 मार्च 1890 में। गाइज आइए दोस्तों देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। आइए देखिए गाइज, हर कुछ भी चीजों को हम याद करने का एक तरीका होता है गाइज। जैसे हम चीजों, जैसे आपको लगता है सर हिस्टोरिकल फैक्ट्स कैसे याद होंगे, डेट्स कैसे याद होगी, योजनाएं। दोस्तों मैं भी किसी तरह से ऐसे छोटा मोटा अपने हिसाब से, देखिए दोस्तों हर आदमी के अपने अपने ट्रिक्स होते हैं। आपने देखा होगा मैंने आज तक अपनी टीचिंग में कभी कोई ट्रिक नहीं बताया गाइज। जानते क्यों? तो दोस्तों ट्रिक को मैं मानता हूँ, ट्रिक जो बंदा बनाता है वो उस पर महारत हासिल करके रखता है। कभी कभी हम दूसरे की ट्रिक पे कमांड नहीं बना पाते और हम बीच में फंस जाते हैं। आइए दोस्तों फिलहाल हल्का सा देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें क्या अब तक आए, 3 चीजें आई अब तक। क्या? आज्ञा पत्र आए, विवरण पत्र आया दोस्तों, विवरण पत्र माइन्यूट्स जिसे बोलते हैं। दोस्तों लास्ट में आया क्या? लास्ट में आया क्या? घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। दोस्तों हल्का सा देखेंगे, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या है दोस्तों, और आपने उत्तर दिया भी है। दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग का गठन से पहले हम जानेंगे दोस्तों, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हर 20 साल बाद अपना आज्ञा पत्र, दोस्तों 1793 1813, जिसमें 1 लाख रुपए का पहला प्रावधान हुआ, जिसकी वजह से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म होता है। ये सब आज्ञा पत्र थे दोस्तों। उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म करने के लिए एक विवरण पत्र लिखा, जिसे हम माइन्यूट्स ऑफ मैकाले कहते हैं। और दोस्तों ये भी काफी नहीं था, अंत में घोषणा पत्र आया। किसका? वुड का घोषणा पत्र आया दोस्तों। पर अभी भी भारत में कोई एजुकेशन कमीशन नहीं आया था दोस्तों। ऐसा पहला एजुकेशन कमीशन दोस्तों विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को आया। कब आया? 3 फरवरी 1882 को आया दोस्तों। तो इसके कई नाम है दोस्तों, जैसे इसे हंटर कमीशन कहते हैं क्योंकि हंटर इसके अध्यक्ष थे पहले। दूसरी बात दोस्तों, यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था, जैसा इसीलिए आपको इतना देर से समझा रहा था। इसके पहले घोषणा पत्र आए, आज्ञा पत्र आए, विवरण पत्र आए, पर कोई शिक्षा आयोग नहीं आया। इसलिए इसे भारत का पहला इंडियन फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसकी डेट है दोस्तों 3 फरवरी 1882 को। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से किस पे ध्यान दिया? प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, व्यावसायिक शिक्षा पर। आइए देखते हैं दोस्तों। यस 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 दोस्तों जैसे आपको बता दें, हंटर कमीशन ने दोस्तों, हंटर कमीशन को 3 फरवरी 1882 को बनाया गया दोस्तों। और वुड का घोषणा पत्र इंडिया में बढ़िया काम कर रहा था दोस्तों। तो वुड को सीधा सीधा बोल दिया गया, किसको? हंटर को, कि भाई ज्यादा कोई बहुत बड़ा चेंज मत करना, आपको मैक्सिमम उसी पर काम करना है जो दिया है किसने? वुड के घोषणा पत्र ने। तो कोई नई सिफारिश करके गवर्नमेंट के बस्ते पर बोझ मत बढ़ाना, उनका धन का थैला मत खर्च करना। तो दोस्तों ज्यादातर उसी चीज को जारी कर दिया किसने? हंटर कमीशन ने। और दोस्तों उन्होंने बस एक काम किया कि उन्होंने माध्यमिक, देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ा अपने आप में चिन्ह था, जो माध्यमिक शिक्षा थी वो यूनिवर्सिटी के पहले होती थी गाइज। इसे दोस्तों उसने 2 भागों में बांट दिया, भाग ए और भाग बी। दोस्तों उन्होंने भाग ए में क्या बोला कि भाई ऐसी शिक्षा आएगी जो, दोस्तों 2 लोग हैं, जैसे आज के डेट में भी है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो उस हिसाब से आज के हिसाब से बड़ा आधुनिक डिवीजन है। क्या उन्होंने कहा? 2 तरह के लोग माध्यमिक शिक्षा लेते हैं। एक जो माध्यमिक शिक्षा के बाद यूनिवर्सिटी जाकर बीए आदि करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो यूनिवर्सिटी के बाद तुरंत कुछ काम करना चाहते हैं। इसलिए गाइज उन्होंने क्या कहा कि ऐसे लोगों का वर्ग जो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेंगे साहित्यिक कहलाएगा। जैसे दोस्तों आजकल आईटीआई होते हैं, पॉलिटेक्निक होते हैं, भाई हमको कोई रोजगार वाला कोर्स करवा दो, हमको नहीं करना है बीए में। दोस्तों ऐसे को उसने व्यावसायिक वर्ग कहा। क्या कहा? व्यावसायिक वर्ग कहा। यह एक बहुत बड़ी देन थी। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटना अपने आप में बहुत बड़ी देन थी किसकी? हंटर कमीशन की। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे गाइज। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारत में किस शैक्षिक ढांचे को अपनाने को कहा? 10+2+4, 10+2+3, 10+2+2, 10+1+1। आइए दोस्तों बार आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें कि वास्तव में यह एक रियल में एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और एक पॉसिबल क्वेश्चन है। दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें कि कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में से एक सिफारिश इसको भी किया था, पर इसने उसको ऐसे नहीं किया था दोस्तों। उसने क्या किया था दोस्तों कि 10वीं तक को दोस्तों 3 भागों में बांट दिया था, 5+3+2। पर इन्होंने दोस्तों सीधा 10 साल प्लस 2 साल इंटरमीडिएट के प्लस 4 साल तो बीए होता नहीं था, इसलिए गलत हो गया। दोस्तों आज भी हमारे देश में मैक्सिमम जो प्रणाली लागू है वह बी वाली लागू है। कौन सी? बी। तो 10 मतलब 10 ईयर्स प्रारंभिक मतलब दोस्तों आप कह सकते हो हाई स्कूल तक के 2, 11th और 12th के 3 वर्ष दोस्तों ग्रेजुएशन के। यह प्रणाली कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यह देन है किसकी? 1986 की शिक्षा नीति की। सो बी बॉम्ब इज द राइट आंसर। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान सुनिए दोस्तों, राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? 20, 23, 50, 56। तो बहुत ही बारीक क्वेश्चन हो गया। आइए एक बार शुरू करते हैं। यस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया था गाइज? आइए शुरू करते हैं। यस, 20, 23, 50, 56। दोस्तों आपको यहां एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बता रहा हूं। 1986 की शिक्षा नीति को, ध्यान सुनेंगे, 1986 की शिक्षा नीति को 24 भागों में बांटा गया था दोस्तों। 24 भागों में, पढ़ने एक जरूरी बात है, इसे 24 भागों में बांटा गया था। पर जब 1900, हम सभी जानते हैं दोस्तों, 1992 में कोई नई शिक्षा नीति नहीं आई है, बल्कि 1986 की शिक्षा नीति के संशोधित वर्जन को हम, इसीलिए दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? संशोधित शिक्षा नीति कहते हैं, ना कि 1992 में कोई शिक्षा नीति आई गाइज। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते थे? संशोधित शिक्षा नीति। किसकी? 1986 की। पर क्योंकि यह संशोधन का वर्जन 1992 में आया, इसलिए इसको हम दोस्तों ऐसे कहते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन टाइप में। और इसमें दोस्तों 23 भाग थे। कितने भाग थे? एक भाग कम था। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे गाइज। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किससे जुड़ी है? प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आइए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किससे जुड़ी है दोस्तों? आइए देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। यस, तो जैसा गाइज मैं इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके सारे ऑप्शन गलत हैं गाइज। क्या आपको थोड़ा सा बता दें कि वास्तव में इसका सही उत्तर है कि दोस्तों 2004 में, कितना? 2004 में भारत में ब्लॉक स्तर पर, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर। किस स्तर पर दोस्तों? योजनाओं में पहले आप ये जाने कि यह जनपद स्तर पे आई या ब्लॉक स्तर पे आई या दोस्तों बीआरसी, एनपीआरसी, ग्राम शिक्षा समिति, कई लेवल्स पे दोस्तों आई। तो आपको बता दें कि यह आई थी किसके लिए? उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए। किसके? उच्च प्राथमिक। देखिए दोस्तों अगर आप देखो तो उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन आ जाता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो उच्च प्राथमिक शिक्षा में 6 से 8 के लिए थी। तो अगर हम दोस्तों इसको उच्च प्राथमिक बना दें, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा गाइज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी बॉम्बे, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 24 आइए। सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? 4 से 9 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, 6 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष गाइज। आइए, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है गाइज? देखते हैं। यस, राइट। सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? 4 से 9 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, 6 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं गाइस सही उत्तर क्या है। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। यस,
दोस्तों अगर आज देखा जाए तो आज के डेट में बड़े बड़े प्रोग्राम जिन्हें आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या फिर डीपीपी जिसे आप जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं दोस्तों, बहुत सारे, मतलब मैं आपका नाम लूँ तो डीपीईपी, बहुत सारी योजनाएं गाइज, बहुत सारी योजनाएं जो पहले अलग अलग चल रही थी इन सबको उठा के डाल दिया गया है किसमें, सर्व शिक्षा अभियान में। दोस्तों यह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, शायद सबका नेशनल लेवल पर इससे बड़ा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। यह दोस्तों शिक्षा के सार्वजनिकीकरण, घर घर शिक्षा सुलभ कराने के लिए चलाया गया। और गाइस इसमें सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि यह आप जानते हैं दोस्तों, अभी मैंने लिया था सब पढ़ें सब बढ़ें, यह इसकी पंचलाइन थी गाइस, आपने कई बार देखा भी होगा टेलीविजन पे, इसका ऐड भी आता है दोस्तों। यह था और यह चलाया जाता है दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के डेट में जो आरटी 2009 में है इसका भी संचालन किसको दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान के। दोस्तों आप कॉमन सेंस में लगा सकते हैं, इसका टारगेट ग्रुप 6 से 14 वर्ष था गाइस, बिल्कुल सही। इसको क्वेश्चन नंबर 23, भारत में देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? ऑप्शन ए 2 अगस्त 1974 में, 2 अक्टूबर 1975 में, 2 सितंबर 1982 में, 2 अगस्त 1982 में। गए जाइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। आइए, भारत में देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? तो दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं कि शुरू में एक बार दोस्तों भारत में क्या गर्भवती महिलाओं के, दोस्तों शिशु का जो पोषण शुरू होता है वो माता से शुरू होता है। गर्भवती महिलाओं को लेते हुए 0 से 6 वर्ष के बालकों के पोषण और शिक्षा के लिए दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया गया जो शिशु शिक्षा से जुड़ा था। उसका नाम था, आइए, समेकित बाल विकास सेवाएं। इसका नाम क्या था दोस्तों? समेकित बाल विकास सेवाएं। देखिए इसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फिर सुनेंगे, समेकित बाल विकास। और दोस्तों इसे चलाया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को चलाया गया था। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे गाइज। इसी को बाद में आपने पढ़ा भी होगा गाइज, आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होगा। इसको बाद में दोस्तों बदल करके इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रखा गया ECC। आपने जरूर इसको BTC या BEd में पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जैसा आप देख सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसे बोलते हैं प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा। बाद में इसको इसके अंतर्गत अब चलाया जाता है, इसे इस नाम से जानते हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। चलेंगे आगे दोस्तों, आगे चलेंगे इसको। यस, क्वेश्चन नंबर 24, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है गाइज? बहुत ही मजेदार वर्ड है, एक बार देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? पहला, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। दोस्तों आइए, मजेदार क्वेश्चन। यस, आइए इसको। तो क्या पूछ रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों आपको बड़ा मजेदार बता दें, जिसको आप RT 2009 कहते हैं, क्या जिसे आप कहते हैं RT 2009, तो RT 2009 इसका दोस्तों फुल नेम ये है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द जैसा आपने देखा अनिवार्य, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी धारा 2 में, दोस्तों किसमें? धारा 2 में। दोस्तों धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है दोस्तों, जिसमें एक शब्द है उचित सरकार, या उसे हम समुचित सरकार कहते हैं। क्या? समुचित सरकार। तो उन्होंने कहा भैया
कि मिड डे मील की व्यवस्था कौन करेगी, तो उन्होंने कहा भैया समुचित सरकार करेगी। विद्यालय खोलना, फर्नीचर उपलब्ध कराना, विद्यालय की भूमि अरेंज करना, ये सब समुचित सरकार करेगी। मैंने सब जगह पढ़ाया हुआ है जिसको। और उन्होंने कहा समुचित सरकार में 3 प्रकार की सरकारें आएंगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 3 तरह की सरकारें दिखती है। क्या? एक हमें नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है, राज्य लेवल पर राज्य सरकार दिखती है, तथा दोस्तों पौंडीचेरी, दमन, दीव यह केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो उन्होंने क्या कहा, अब जैसे दोस्तों बोल दे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जहां राज्य सरकार है वहां पे दुविधा होगी। तो उन्होंने कहा भैया समुचित सरकार का काम है कि यह सुनिश्चित करे कि राज्य के, देश के प्रत्येक बालक को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा दे सके। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क दोस्तों। सही उत्तर क्या है? डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 25। वैयक्तिक विभिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की दोस्तों? किसने सबसे पहले वैयक्तिक विभिन्नता शब्द पे चर्चा की? फॉन डाइक ने, टेलर ने, गॉल्टन ने, टर्मन ने? आइए दोस्तों, यस, सबसे पहले वैयक्तिक विभिन्नता पर चर्चा किसने की? हमारे थॉन डाइक महोदय ने, या टेलर महोदय ने, या गॉल्टन महोदय ने, या फिर यह चर्चा किसने की? टर्मन महोदय ने। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं। यस, मैंने गाइस आपको कई बार, हमने इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बात की है। तो मैंने आपको बोला था कि बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया? बुद्धि का पहला अध्ययन किया किसने? फ्रांसिस गॉल्टन ने। किसने किया? फ्रांसिस गॉल्टन ने। और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक, जो लास्ट टाइम के सुपर टीटी में आई थी दोस्तों, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? हेरिडेटरी जीनियस। सभी जगहों पे दोस्तों बताया है मैंने, हेरिडेटरी जीनियस। इस पुस्तक में दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि चाहे जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, वे हूबहू नहीं हो सकते, कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा दोनों में। रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई, वजन, और होगा ही भाई। दोनों का वेट, दोनों की आंखें चाल ढाल एक जैसे नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा, इसी को उन्होंने वैयक्तिक विभिन्नता कहा गाइस। इसलिए वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस गॉल्टन को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल्यावस्था के में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है दोस्तों? तो बाल्यावस्था के विकास को छद्म परिपक्वता, झूठी मूठी परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने, ट्रेवर ने, जीन पियाजे ने, एनआर भाटिया ने दोस्तों। ऐसे करते हैं। तो बाल्यावस्था को झूठी मूठी या छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है? इसको रॉस ने, जेम्स ट्रेवर ने, या फिर जीन पियाजे ने, या एनआर भाटिया ने? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मिथ्या, इसका दोस्तों एक और नाम है मिथ्या परिपक्वता। रॉस ने कहा है गाइस जिसे, बिल्कुल सही। रॉस ने क्या कहा कि बच्चे को लगता है 100 रुपए पाता है। मैंने क्या बोला था आपको दोस्तों, कोई छोटा मोटा काम करके उसे लगे, बेटा मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ। मम्मी बोली हाँ बेटा मेरा राजा बाबू तो बहुत बड़ा हो गया है। अब दोस्तों इसलिए उस अपने आप को क्या होता है ना, और उसके बाद जब देखता क्या, अरे आप किसी को बोल दिया हाँ भाई ठीक है मैं तुमको 10,000 रुपये उधार दूंगा, अब पापा देंगे तभी तो देगा, वो समझ आता है अरे यार गलती हो गई यार, घर के मालिक तो पापा ही है। तो झूठी मूठी छोटी मोटे काम करके उसे लगता है मैं परिपक्व हो गया हूँ, अब मैं अपने निर्णय खुद लेता हूँ, इसीलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहते गए। ऐसे कहा है किसने? रॉज ने। इसे हम ज्यूडो मैच्योरिटी कहते हैं। और अब चलेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। ओके दिस इज द एंड। हाँ दोस्तों लग रहा है गति बहुत ज़्यादा रही है, तो बताएंगे कैसा रहा आज का सेशन। मुझे इट वॉज ओवर गाइज। चलेंगे बताएंगे मुझे कैसा लगा। आई होप गाइज कि यह सेशन लगातार दोस्तों फैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ क्वेश्चन किसी कभी कभी सुपर टीटी के भी दोस्तों रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि यह सेशन निश्चित ही एक बैलेंस बना के आया होगा। चाहे सुपर टीटी के क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा हो गए हो दोस्तों, और कोशिश कर रहा हूँ बेसिक फोकस सभी टैट पे ही रहेगा दोस्तों। झलक दे रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन रोज सुपर टीटी के रखेंगे, ताकि दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चल सकेगा इस। और मुझे यकीन है मेरे बच्चों कि आप इन प्रयास के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, लगातार देखते रहेंगे, बने रहेंगे। देखिए दोस्तों क्वालिटी कंटेंट देने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से मैं आरपी मिश्रा जारी रखूंगा दोस्तों। तो एंजॉय करिए दोस्तों, मस्त रहिए। कल दोस्तों लाइव रहूंगा, कल के बाद फिर होली के लिए ब्रेक लेंगे दोस्तों। तो कल आपको होली की ढेर सारी, वैसे भी दोस्तों होली का समय आ रहा है, तो एडवांस में आपको शुभकामनाएं देता हूं गाइज। विशिंग यू अ वेरी वेरी कलरफुल होली गाइज। आपको रंगों का यह त्यौहार जीवन में खुशी का आपको हर रंग दे। और दोस्तों नॉट
दिस इज नॉट द एंड फॉर टुडे दोस्तों, कल एक बार और मुलाकात होगी। एंजॉय करिए दोस्तों, मस्त रहिए, बी हेल्दी, बी सेफ, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए गाइज, और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहिए दोस्तों। तो इन शब्दों के साथ आई वुड लाइक टू टेक माई लीव गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते सरकारी नौकरियों को लाना है अपने कदम पर, तो आज ही डाउनलोड करें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप। मित्रों, नोटिफिकेशन आ गया है, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, आप देख सकते हैं जूनियर सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट। प्यारे साथियों, आज ही ज्वाइन करें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। 50% का महा ऑफर जारी रहेगा 30 मार्च तक। इस फाइनेंशियल ईयर तक मिलेगा 50% की छूट आप सभी भाई बहनों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप पर।